हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपको सामने लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन। इससे पहले की कहानी क्या थी? इससे पहले की कहानी थी रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन से जितना कॉन्सेप्ट था वो आपने दे दिया है। आज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन पार्ट स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स में सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा ना, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा और रिफ्रैक्शन आपको समझ में आएगा एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। मैं रंजीत कुमार आपको प्रॉमिस करता हूं कि रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज। किसमें चेंज होगा? तो उसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में चेंज हो। रिफ्रैक्शन मतलब उसके लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में बेटा क्या होगा? चेंज हो। तो ये क्या है? लाइट का ही एक फेनोमेना है। इट इज द फेनोमेना, इट इज द phenomena of light in which propagation of light propagation of light propagation of light propagation of light will be change उसके प्रोपोगेशन मतलब डायरेक्शन में चेंजिंग आए। डायरेक्शन क्या है बेटा? चेंजिंग आए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। इसका कहने का मकसद क्या है? ये हमारे पास दो मीडियम will be changed when rays of light travel from one medium to another medium, one medium to another medium। मतलब क्या होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर्स करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नोटिस। चलिए इसको और डायग्राम से समझते हैं बच्चे, इसको और अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। याद देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है उसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में चेंजिंग होना। कब होगा? याद है, ये मीडियम है एक, इसको बोलते हैं मीडियम 1 और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मीडियम 2। मीडियम 1 और ये मीडियम 2। और ये ऑप्टिकल मीडियम है, जैसे ये वाटर है, ये ग्लास ले सकते हैं। कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं जिसमें रेज ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा, प्रोपोगेट कर रहा। तो सपोज दैट एक दूसरा मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था। तो रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था,
तो अभी इसको ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन इसका तो प्रोपोगेशन ये था, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। ये या तो इधर बेंड हो जाएगा या तो इधर बेंड हो जाएगा। और ये कब किधर बेंड होगा, इस मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड, अभी वो बात करेंगे। तो ये लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं, फिर इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्टेड लाइट, ये बेटा रिफ्रैक्टेड लाइट। आज के बाद आपको रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये रिफ्रैक्टेड लाइट, ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट। और ये कब किधर बेंड होगा, अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। अब ये लाइट किधर बेंड होगा, इसको समझाने के लिए मैं अभी आपको एक टर्म समझाऊंगा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। चलिए उसको उस पे हम लोग आते हैं, उस पे हम लोग आते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर जगह म्यू से रिप्रेजेंट करो। यहां देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हुआ, तो इसमें कहा जाता है कि यदि ये क्या मेजर करता है, तो ये मेजरमेंट करता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कितना स्लो डाउन। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो आगे मैं बताऊंगा वो हमेशा मिलेगी। ये मेजर क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये मेजर करता है हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। तो उस मीडियम के कंपेरिजन में, इस मीडियम में जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें कितना स्लो डाउन हुआ। जैसे अभी मेरा स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और कहीं दूसरे मीडियम में चले गए, अभी एयर है और दूसरे मीडियम में हम चले गए, तो दूसरे मीडियम में चले गए, वहां पे सपोज वाटर है और वहां पे मेरा जो स्पीड है 2 मीटर पर, तो स्लो डाउन हो गया। तो जितना स्लो डाउन हुआ उसी को कंपेयर करेंगे एयर मीडियम से, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? आई थिंक आपने आज अच्छे से समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम measure the how much a speed of light, how much a speed of light slows down, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, slows down in a medium, in comparison to speed of light in vacuum medium,
speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum. उसके कंपेयर में उस मीडियम में स्लो डाउन कितना हुआ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. यदि एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में आप इस तरह स्लो डाउन निकाल रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसको और दूसरे टर्म में अभी डिफाइन करते हैं. नोट इट. ठीक है बेटा. अब देखिए, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना स्लो डाउन हो रहा है. और यदि एयर के कंपैरिजन में ले रहे हैं तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो सिंपल म्यू लेंगे तो ये है क्या? इट इज डिफाइंड एज a speed of light. It is defined as ratio of a speed of light in air medium to a speed of light in any other medium. मतलब लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम लिख सकते हैं और वैक्यूम भी लिख सकते हैं. दोनों में कंपेरेबली इक्वल लेते हैं. और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, speed of light in medium. समझे मेरे प्यारे छात्रों? ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का कंपेरेबल ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इज इट क्लियर? तो यदि हम लोग एयर मीडियम से अलग जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्लो डाउन होगा. तो स्लो डाउन होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ो. इसको और आगे बढ़ाते हैं. यदि स्पीड ऑफ लाइट का इक्वेशन होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ इन एयर मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी इन एयर मीडियम. वेवलेंथ इन मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी इन मीडियम. और एक बात यहां पे आप नोट में समझिए बेटा, यदि रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर्स किया तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम है. फ्रीक्वेंसी नेवर विल चेंज. रिफ्रैक्शन हो,
रिफ्लेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, मतलब एयर मीडियम का फ्रीक्वेंसी और मीडियम का फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे बेटा, सेम है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वेवलेंथ इन एयर मीडियम और वेवलेंथ इन मीडियम, और ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कैंसल आउट, मतलब ये आ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट का वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ क्या है, रेसिप्रोकल, वेवलेंथ क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index is reciprocal of wavelength। उस मीडियम में उस लाइट का वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा और उसके वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये क्या रिलेटिव है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो स्पीड ऑफ लाइट का है। तो ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट्स यूनिट लेस, इट्स यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट्स यूनिट लेस and dimensionless quantity। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको बोले ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और उसके कंपैरिजन में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो बार बार ऑप्टिकल नहीं कहेंगे, डेंसर और रेयर मीडियम कहेंगे। याद है, आगे और बढ़ते हैं। याद रखिए, अभी दो मीडियम हम लोग लिए, अभी दो मीडियम यूज किए, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट μ1 ले रहा है, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये एयर मीडियम के कंपैरिजन में दिया हुआ है। और ये μ2 है, ये μ2 है, तो ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। इसको क्या बोलेंगे बेटा, डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसको बोलेंगे रेयर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम और इसको बोलेंगे डेंसर। इज इट क्लियर? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम 1 है ये और ये मीडियम 2 है। कौन सा डेंसर मीडियम है?
तो ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर और मैं ऑप्टिकल डेंसर हूं। अब यहां पे देखिए, आपने मास डेंसिटी पढ़ा है, मास डेंसिटी। तो वहां पे जो डेंसिटी है, हो सकता है कि मास डेंसिटी ज्यादा हो और ऑप्टिकली रेयर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, जो मास डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम की जो बात करते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है और मास डेंसिटी अलग चीज है। ये हो सकता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो और उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो और मास डेंसिटी कम हो सके। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये बिल्कुल अलग कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, हमसे पूछ दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो, या 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो वो जो निकलेगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। यदि आपसे ये बोल रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऐसे डिवाइड कर देंगे। दो एब्सोल्यूट को डिफाइंड किए तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आएंगे। सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये लिख सकते हैं μ2 बाय चलिए और इस पे काम करते हैं। हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें कुछ दे रहा हूं आप लोगों को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा याद नहीं करना, मात्र 2 का याद करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब ये एब्सोल्यूट है। ये आपको दिया हुआ है 4/3 होता है और ये होता है 1.33 भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना होता है, ये होता है आपका 3/2 यानी 1.5। अब आपसे पूछ दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा 3/2 और ये कितना हो गया बेटा 4/3, ये कितना हो गया 2/3 और ये 3/4, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाए, ये 3/2 सॉरी ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 यानी कितना हो गया, ये 3 कैंसिल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो μ3 ये आ गया हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, गलत हो गया, सॉरी ये 3/2 है, ये 3/2 और ये कितना हो जाएगा 3/4 यानी कितना हो गया ये 9/8। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यदि ये पूछ दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास,
ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ये क्या है? एब्सोल्यूट। तो ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये 4/3 और ये कितना है? 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 या 2/3 यानी 8/9। यहां देखिए 9/8, यहाँ 8/9। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव इसी के रिस्पेक्ट में ज्ञात किया जाए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखें। सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखें। रिफ्रैक्शन में एक टर्म आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब देखिए होता क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में चलना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूरे कंप्लीट रिफ्रैक्शन से जितना बात है वो सब कंप्लीट कर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा? यहां फिर से मैं वो फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ, और ये नॉर्मल है। ये क्या है बेटा? नॉर्मल। ये नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल इंसिडेंस एंगल, और ये सपोज दैट ये इधर की ओर बेंड हो। क्यों बेंड हुआ जस्ट मैंने बताया। तो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्शन, इसके बीच का जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन, और ये क्या है? नॉर्मल। तो इसमें जो पहला पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, एंड नॉर्मल लाइन, एंड नॉर्मल लाइन are lies in the same plane, are lies in the same plane। पहला लॉ यही है, are laws in the same। इस प्लेन में ही, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है, एक इसको यदि y बोले, इसको x बोले, ये क्या है? प्लेन है। तो आपका इसी प्लेन में सब कोई लाइट, कोई दूसरा प्लेन में नहीं चाहे। दिस इज द इंसिडेंस रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सब एक प्लेन में लाई करेगा। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इससे एक ही चीज, ये तो कोई अलग नहीं हुआ है। अब देखिए इसका दूसरा लॉ, इसका सेकेंड लॉ क्या है? देखिए यहां सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ, इसका एक टर्म आता है, एक साइंटिस्ट का नाम है स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ है। इन्होंने क्या किया? लिसन, ये जिस ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल दिए? μ2। दो मीडियम, ये μ1 है और ये μ2 है। तो स्नेल्स लॉ क्या करता है? एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप जो जानते हैं ना उससे हमेशा आपको गलत, आज जो मैं बताऊंगा ना कभी भी आपको गलत नहीं, कभी भी गलत नहीं। एक मेरी गारंटी हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा तब। स्नेल्स लॉ क्या है, या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I इज इक्वल टू ये लाइन आप याद रखें कभी नहीं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम म्यू वन and sine of angle of impedance and sine of angle of incidence is equal to product of refractive index of second medium mu2 sine of angle of refraction sine of angle of रिफ्रैक्शन समझिए जो स्टेटमेंट मैंने दिया है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम v1 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव। ये देखिए ये म्यू1 है तो यहां म्यू1 into sin r, sorry sin I, mu1 sin is equal to mu2 sin r is equal to mu2 sin. That is the Snell's law. आप लोग क्या याद किए होंगे ये उस चीज से आपको हमेशा कंफ्यूजन रहे। आप लोग याद किए हैं क्या साइन I बाय साइन R बाय साइन R म्यू2 बाय म्यू1 इक्वल टू ये कांस्टेंट है। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट क्या है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डायरेक्ट यहां से याद किए होंगे म्यू बाई आर म्यू1 बाई म्यू2। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि हम म्यू1 है कि म्यू2 आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन का प्रोडक्ट इक्वल कर दीजिए। आप यहां से ये लिख सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज से ये आप हमेशा इस पैटर्न पे चलिएगा कभी भी आप नहीं भूलेंगे। इस पैटर्न पे चलेंगे आपको लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ म्यू1 है या म्यू2 है हमेशा भूलोगे आप लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलोगे। तो ये क्या हो गया साइन आई इसको और आगे बढ़ा सकते हैं साइन आर। इसको क्या लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम बाय वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यदि ये हम लोग लिख सकते हैं अब बाय
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1/λ1। यदि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस टर्म में भी आपको मिलेगा, ये सी कैंसल आउट, तो ये क्या हो गया, v1/v2। यदि इसको वेवलेंथ के टर्म में आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट मीडियम, दोनों में सेम होगा। वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन सेकंड मीडियम, ये क्या हो गया, λ1/λ। तो आपको इस टर्म में भी मिलेगा, आपको इस टर्म में भी मिलेगा, आपको लिखा हुआ, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कैसे दिया हुआ है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं बताऊंगा किधर रेज ऑफ लाइट बेंड होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम रेज ऑफ लाइट इंटर कर रहा है, तो ये किधर बेंड होगा उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। यहां देखिए, यदि डेंसर मीडियम से रेज ऑफ लाइट मिरर मीडियम बेंड कर रहा है तो क्या होगा, दोनों का फिगर एक साथ में लेकर चलता है। यहां देखिए, यहां समझिए, ये μ1 है और ये μ2 है, और यहां पे ले रहे हैं, यहां पे मैं कंडीशन ले रहा हूं μ1 इज ग्रेटर देन μ2, और फिर यहां पे ये μ1 है और ये μ2 है, तो यहां पे मैं ले रहा हूं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसमें ये लिया हुआ है, इसमें ये लिया, समझिए। यदि रेज ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रहा है, हाँ ये इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट है, ये ऐसे आ रहा है, इस पे नॉर्मल प्लॉट कीजिए, इस पे नॉर्मल प्लॉट कीजिए, ये इंसिडेंस है। यहां देखिए ये डेंसर हो गया बेटा, ये डेंसर है, और ये क्या हो गया, रेयर। तो ये रेज ऑफ लाइट इधर की ओर बेंड होगा, ये रेज ऑफ लाइट इधर, ये आर होगी, ये रेज ऑफ लाइट इधर की ओर बेंड होगा। यदि डेंसर से रेयर आ रहा है तो ये रेज ऑफ लाइट इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। Rays of light bend away from the normal. Refracted rays of light bend away from the normal. Bend away from the normal. Bend away from the normal. एक दूसरे से दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। और यहां पे कहानी देखिए, यदि रेज ऑफ लाइट यहां से बेंड करवा, यहां से रेज ऑफ लाइट बेंड, तो यहां पे देखिए ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस रे हुआ, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। रेज ऑफ लाइट उधर से ही लेके आते हैं, नहीं तो ये सेम कंडीशन। याद है, ये हम लोग यहां से ऐसे रेज ऑफ लाइट ला रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। रेज ऑफ लाइट ये नॉर्मल की तरफ है, ये नॉर्मल की तरफ है, ये आई हो गया हमारे पास, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल के साथ। तो रेज ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगा तो रेज ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है बेटा, यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा,
और डिक्रीज करेगा तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, उसका वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा तो इसका स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है, वेवलेंथ यहाँ डिक्रीज कर गया तो स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम, ये रेयर मीडियम है इसलिए दूर जा रहा है, इसके मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेंगे ज्यादा तो वेवलेंथ इंक्रीज कर, इसके कारण ये काम हो रहा है। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट जो है किधर बेंड हुआ, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड rays of light bend towards the normal, bend towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है और ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। इसमें और बात हम करेंगे, इसमें डेविएशन एंगल भी निकाला जा सकता है, इसको मैं इरेज करता हूं, इसमें डेविएशन एंगल निकालते हैं। यहां देखिए, यदि ये रेज ऑफ लाइट ये इधर की ओर बेंड हुआ, ऐसे बेंड हुआ, ये बेंड हुआ, यदि ये बेंड नहीं रहता, यदि ये बेंड नहीं होता तो ये ऐसे चलता है, इसका ये इंसिडेंस रहेगी, ये ऐसे चले, तो ये जो इंसिडेंस पाथ से जो चेंज हुआ है डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं डेविएशन, दैट इज द डेविएशन एंगल, यही हमारा डेविएशन एंगल है बेटा। और ये डेविएशन एंगल कितना हो, ये टोटल एंगल आई के बराबर होगा, तो यहां पे डेविएशन एंगल लिख सकते हैं, ये होगा आई और ये है आर, तो आई माइनस आर लिख सकते हैं यहाँ पे डेविएशन, जब डेंसर से लेयर में जा रहा है तब। यहां देखिए, यहां डेविएशन एंगल निकाल, यहां पे डेविएशन एंगल निकाल, यहां पे ये कहां क्यों जा रहा है, यहां पे ऐसे जा रहा था, ये इसका इंसिडेंस है, तो अभी ये आई ये है टोटल, सो यहां पे देखो ये आर है, ये आई है ना, ये आर है, ये क्या है आई है, तो यहाँ आर माइनस आई होगा, आर माइनस आई, ये टोटल आर है और इसका वर्टिकली अपोजिट ये आई हो जाएगा, तो आर माइनस आई। याद देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आर है, तो यहां पे ये डेविएशन एंगल है, ये इससे इधर की ओर ये बेंड हुआ है, ये बेंड हुआ है, तो यहां पे डेविएशन एंगल क्या हो गया बेटा, आई माइनस, और यहां पे डेविएशन एंगल क्या हो गया, आर माइनस आई, और यहां पे डेविएशन एंगल, तो जब ये रेयर है और ये क्या है डेंसर है, तो आई माइनस आर, और क्यों हो रहा है इसको रटना नहीं है, आप समझिए ध्यान से। और ये देखिए, ये डेविएशन ये दूर जा रहा है, ये कब हो रहा है आपको समझना, इज इट क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रीनेस लॉ के बेसिस पे, पहले रिफ्रैक्शन देखें, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखे, फिर हम लोग ये देख रहे हैं नॉर्मल डेंसर से रेयर में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में आ रहा है तो क्या हो रहा है। अब हम लोग स्नेल्स लॉ पे दो क्वेश्चन करें जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, नोटिस। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ए टू जेड कॉन्सेप्ट, कब स्नेल्स लॉ, कैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, कैसे लिखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर।
ध्यान से सोचने की। ये एक स्फीयर लिए, ये स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, यहां से रेज ऑफ लाइट इस तरह आ रहा है, ठीक है। यहां पे ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से कोई एंड हो गई, ये नॉर्मल है इसका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। यहां से ये एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 33/2 है। यहां से ऐसे जाना चाहिए था और ये बेंड होकर यहां पे गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन यहां से बेंड होकर यहां पे रिफ्रैक्ट होकर यहां पे, फिर यहां पे नॉर्मल प्लॉट किया हुआ है, ये नॉर्मल है और इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन यहां से ये बेंड। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल डेविएशन एंगल कितना है, कैलकुलेट द टोटल डेविएशन एंगल, टोटल डेविएशन एंगल। ये इंसिडेंट है, समझिए ध्यान से। एक स्फेरिकल ये स्फेरिकल ग्लास है, ये इंसिडेंस रे है, इस तरह ये जा रहा था, ये इमर्जेंट एंगल है, ये इमर्जेंट है, इस एंगल से ये निकल रहा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल डेविएशन इसमें कितना, देख रहे हैं इसका इंसिडेंस ये है, इंसिडेंस रे ये है और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो इसके और इसके बीच का एंगल पूछा जा रहा है। हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं, ये स्नेल्स लॉ से ही बनेगा, लोग समझिए। इस पॉइंट को बोल दिए ए और इस पॉइंट को बोल दिए बी, यहां ये सेंटर है आपका। स्नेल्स लॉ लगाइए एट द पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ अप्लाई, स्नेल्स लॉ अप्लाई याद रखिए, स्नेल्स लॉ अप्लाई at the point at the point ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ। देखिए जो अभी मैंने बताया था वो यूज, ये म्यू1 ले रहे हैं, ये म्यू2 ले रहे हैं बेटा, और इधर फिर तो म्यू1 एयर है। तो हमने क्या बताया था, म्यू1 into sine of angle of incidence sin I, यहां पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एंगल R है, म्यू2 इक्वल टू साइन इंटू साइन R। देखिए लिखना आसान हुआ कि नहीं। यदि आप म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू साइन I बाई R करोगे तो उसमें कौन म्यू1 ऊपर रहेगा कौन म्यू2 नीचे रहेगा, आप कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए आप हमेशा आप ये चीज करोगे, जिस मीडियम से एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 into sin है, म्यू2 इक्वल टू म्यू2 into sin R। म्यू1 का वैल्यू एयर है, एयर के लिए क्या होगा बेटा 1, ये 1 ले लिए, sin I 60 दिया हुआ है,
ये 3/2 है, ये साइन आर, ये साइन आर दिया हुआ है। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और थोड़ा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। ये √3 दिया हुआ है, साइन आई का वैल्यू क्या हो गया, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये √3 साइन आर, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो साइन आर का वैल्यू 1/2, यानी आपका आर आ गया कितना, 30 डिग्री। तो यहां पे आर आ गया 30, यहां पे आर आ गया। चलिए, तो यहां पे तो आर आ गया 30 डिग्री, और यहां पे ये डेविएशन कितना, तो यही हमारा डेविएशन है del1। तो डेविएशन ये टोटल हो जाएगा 60, यहां पे डेविएशन कितना होगा बेटा, del1 का वैल्यू, ये हमारे पास ये 60 है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 60 होगा। ये 30 है, तो del1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30, यानी डेविएशन हो जाएगा यहाँ पे 30। चलो यहां से पहला डेविएशन आ, पहला डेविएशन। अब देखो इस पॉइंट पे चलते हैं, तो ये यहां के लिए ये इंसिडेंस एंगल हो गया, और ये इसका नॉर्मल हो गया। कोई भी नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो सेंटर से पास करेंगे, तो ये एंगल इंसिडेंस एंगल यहां पे मान लेंगे, इसको I2 मान, इसको R' मान लेंगे, R'। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। क्यों, एक सर्कल हम लोग ड्रॉ किए, तो यहां से ये ड्रॉ किए, यहां से, तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है कि नहीं है, तो आपका जो ये दोनों क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो जो एंगल आप यहां पे लोगे R, तो ये एंगल ये भी क्या हो जाएगा, R, दैट इज द आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टीज है किसका, सर्कल का, तो ये भी R हो जाएगा। ये सर्कल के प्रॉपर्टी का यहाँ पे R हो गया, क्योंकि ये रेडियस है, तो ये रेडियस है, ये दोनों लाइन कॉमन है, तो यहाँ पे R हो गया। तो स्नेल लॉ लगाइए आप, स्नेल लॉ at the point B, at the point B, स्नेल लॉ लगाइए at the point B। तो यहाँ पे देखिए μ2 और साइन R देखिए, μ2 साइन R इज इक्वल टू μ1 साइन A, इमर्जेंट एंगल। समझे बात को, यदि आप ये नहीं जानते तो कौन μ1 कौन μ2 आप कंफ्यूज रहे, तो जिस मीडियम से इंसिडेंस एंगल हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये इंसिडेंस एंगल इसके लिए है, तो μ2 इंटू साइन R, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बेटा, μ1, ये क्या हो गया, I, इसके लिए ये यूज कर रहे हैं। तो μ2 का वैल्यू कितना है, √3, ये साइन 30 इज इक्वल टू μ1 कितना हो गया, 1, ये इमर्जेंट, ये कितना हो गया, √3 साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये साइन A, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 का वैल्यू क्या है, 3/2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेविएशन एंगल क्या है, यहाँ पे डेविएशन क्या है, रे ऐसे जाना चाहिए था, ये रे हमारा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। तो रे हमारा ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल। इसी को हम लोग अभी इमर्जेंट एंगल बोल रहे हैं। सॉरी, इमर्जेंट एंगल हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल ये है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये टोटल इमर्जेंट एंगल, ये टोटल क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल। और ये क्या हो गया, हमारे पास ओरिजिनल रे ये है, तो ये कैसा एंगल है, हमें जानना चाहिए था, इधर ये बेंड हो गया इधर,
तो ये क्या है, डेविएशन एंगल है, यही हमारा डेविएशन एंगल है, यही हमारा डेविएशन एंगल है। जाना चाहिए था रे को ऐसे, ये बेंड हो गया इधर के ऊपर, यही डेविएशन एंगल, इसको डेल टू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेल टू। तो ये एंगल इमर्जेंट एंगल, ये निकाल चुके हैं 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये μ1 है, तो ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये डेल टू का वैल्यू कितना हो गया बेटा, डेल टू का वैल्यू 60 - 30,